हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आती रहें। आज हम करेंगे टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड हैं और वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिए हुए हैं। हमने आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से डिराइव किया है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिशिएबल हैं, इनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हर एक पर्सन को प्रोवाइड करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, रीजन एटसेट्रा ऑफ दैट पर्सन। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को और एनहेंस करता है प्लस प्रोटेक्ट भी करता है हर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी का एंड फ्रीडम का। देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ऑलरेडी आई हैव मेड इट क्लियर कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। अब हम करते हैं सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सिटीजन है, वो कोई भी कास्ट को बिलोंग करता है या उसका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस है, हर कोई लॉ के आगे इक्वल है। किसी को भी कोई सेपरेटली कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है। जो कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका बेसिक ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश से है, जिसका मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सेकेंड वन इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि स्टेट या कंट्री किसी तरह से भी किसी भी ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। इसे अंडर आर्टिकल 15 दिया गया है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी तरह की कोई डिस्टिंक्शन या फेवरेबल या अनफेवरेबल जो है स्टेट का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स एनीवन। इसलिए कोई भी पर्सन, चाहे वो डिसेबल है, एबल है, जैसा भी है, किसी के साथ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, रीजन किसी के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स अंडर आर्टिकल 16। अंडर दिस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसके ऊपर पार्लियामेंट कोई ना कोई अगर चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कंडीशंस को या रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप किसी को रोक नहीं सकते हो कि वो एम्प्लॉयमेंट जो भी पब्लिक इन्वायरमेंट या गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसके लिए अगर वो तो पर्सन इज़ एलिजिबल तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो या स्टॉप नहीं कर सकते हो टू अवेल इट। अगर वो क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं तो उस केस में वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट। Next, very important, abolition of untouchability under Article 17 of the Indian Constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड करता है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को किसी भी फॉर्म में करने के लिए। 1976 में अनटचेबिलिटी यानी ऑफेंसिव एक्ट आया था और इसमें भी कहीं क्लियरली प्रॉपरली बताया नहीं गया, ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्लियरली डिफाइन किया गया अनटचेबिलिटी को और ना ही इस एक्ट के अंडर उसको डिफाइन किया गया है। पर अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या होता है? बेसिकली जैसे अगर कोई लेफ्टिनेंट है या कोई कर्नल है तो वो अपने मिलिट्री टाइटल्स ले सकते हैं। अगर आप एमए हो या बीएड हो या एमबीए हो तो आप अपने एकेडमिक टाइटल्स को भी यूज़ कर सकते हो, इनको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रोहिबिशन है किसी और तरह के टाइटल को आप फ्रॉम फॉरेन एजेंसीज या कंट्रीज़ या स्टेट से आप ले नहीं सकते हो।
या जैसे हमारे जो हेरिडेटरी होते थे, पहले टाइटल्स होते थे नोबिलिटी के, जैसे महाराजा, राज बहादुर, है ना, दीवाने बहादुर, ऐसे वाले जो टाइटल्स हैं इनको आर्टिकल 18 के अंदर बैन कर दिया गया है, ये बताने के लिए कि एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट राइट की तरफ, विच इज़ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कवर होता है हमारा आर्टिकल 19 से 22 के अंडर। इसका सबसे पहला राइट है पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर हमें कुछ 6 फ्रीडम्स ग्रांट की जाती हैं, जिसमें सबसे पहली फ्रीडम जो है हमारे पास, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1). स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमें पूरा हक है कि हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस जैसे कि हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने व्यूज़ को, हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इसी के अंडर कंसीडर करते हैं, जो कमर्शियल एड्स आती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। फिर राइट टू टेलीकास्ट हो गया, या बंद हो जाता है, डिक्लेयर करते हैं कभी भारत बंद या कुछ, तो वो भी इसी के अंडर आता है। या कभी हम लोग रेस कर देते हैं कि हमें सरकार के एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, तो वो भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इसी के अंदर आता है। न्यूज़पेपर की सेंसरशिप ऑल्सो कम्स अंडर दिस आर्टिकल। हम अपने घरों में आजकल हमें अलाउ है कि हम नेशनल फ्लैग को लगा सकें, तो वो भी फ्लाई कर सके नेशनल फ्लैग को, तो वो भी इसी के अंडर आता है। मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ, या मैं किसी क्रिटिसिज्म का आंसर देना चाहती हूँ, तो देन इवन इट कम्स अंडर राइट टू रिप्लाई, जो कि इसी का ही पार्ट है। फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। एंड राइट टू इंटरनेट, वो भी इसी में ही इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कोविड के टाइम में जो स्टडीज़ थी वो मोस्टली, या वर्क जो था वो मोस्टली थ्रू इंटरनेट एक्सेस से ही होता था, तो दैट इज़ ऑल्सो एडेड इनटू इट। इसके बाद हमारी सेकेंड फ्रीडम आती है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियारों के आप प्रोटेस्ट कर सकते हो पीसफुली अंडर आर्टिकल 19(2). आर्टिकल के अंडर हम होल्ड कर सकते हैं पब्लिक मीटिंग्स को, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, पब्लिक लैंड के ऊपर जाके भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, पर स्टेट भी इसके ऊपर कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं अगर उनको लगता है कि लोग पीसफुली असेंबल नहीं हो रहे हैं। जैसे अंडर सेक्शन 144 मैजिस्ट्रेट असेंबल होने की परमिशन नहीं देते हैं। देन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस अंडर आर्टिकल 19(3). आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म, कोई सोसाइटी, कोई क्लब, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रेड यूनियन, इनमें से हम किसी को भी फॉर्म कर सकते हैं। फर्दर फिर से इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं अगर स्टेट को लगता है कि इस राइट का ओवर यूज़ या मिसयूज़ हो रहा है और वो हमारे देश की अखंडता के लिए एंड सॉवरेनिटी के लिए किसी तरह से खतरा है, तो सरकार इसके ऊपर इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शंस को। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 19(4). इसमें हम सब भारतीयों को पूरी तरह से हक दिया गया है कि हम भारत के कहीं भी किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इंडिया एक यूनिट है और प्रमोट किया जा रहा है नेशनल फीलिंग्स को, लेकिन ये भी कुछ कंडीशंस में कईयों को नहीं दी जा सकती है अंडर सर्टन लॉज। और या फिर कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे उनको आउटसाइडर्स बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके एरियाज़ में एंटर करें, तो उन जगहों पे इसकी रिस्ट्रिक्शन है। वहाँ पे उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। देन नेक्स्ट वन इज़
freedom to reside and settle in any part of the country under Article 19(5). आर्टिकल 19(5) कहता है कि आप भारत देश के किसी भी हिस्से या कॉर्नर में जाके परमानेंटली या टेम्परेरी बेसिस पे जाके आप वहाँ पे रह सकते हो। आपका जहाँ दिल करे कंट्री के पार्ट में आप वहाँ जाके रह सकते हो। इससे भी नेशनल यूनिटी जो है वो प्रमोट होती है, नेशनलिज्म की जो यूनिटी है वो प्रमोट होती है और जो नैरो माइंडेडनेस है वो ख़त्म होती है। इससे हम एक दूसरे की प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कल्चर को, लैंग्वेज को, कस्टम्स को। फिर से रिस्ट्रिक्शन इस पे इम्पोज हो सकती है इन केस अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जैसे एरियाज़ हैं और उनको रिस्ट्रिक्टेड है कि वो नहीं चाहते उनके एरियाज़ में कोई आए, तो गवर्नमेंट उस केस में वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। नेक्स्ट इज़ freedom to practice and profess or to carry any occupation, trade or business under Article 19(7). आर्टिकल 19(7) कहता है कि आप किसी भी तरह का कोई भी ऑक्यूपेशन है या ट्रेड है या बिजनेस है कर सकते हैं, इससे आपको कोई रोकेगा नहीं। आपके इस राइट में आपका बेसिकली जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। आप चाहे टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, आप अगर नेसेसरी प्रोफेशन में किसी में जा रहे हैं, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, हाँ वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए जहाँ रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आपका जैसा भी इंडस्ट्री सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जैसे भी, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन एनीथिंग। पर इसमें आपने नोटिस किया होगा कि आर्टिकल हमने जब किए तो उसमें आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल सीधा 17 आ रहा है, आर्टिकल 6 नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली आर्टिकल 19 में 7 फ्रीडम्स हमें ग्रांट की गई थी, लेकिन अंडर 44th अमेंडमेंट इन 1978 आर्टिकल 19(6) जो कि होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी के साथ डील करता था, उसको डिलीट कर दिया गया टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी केस में अरेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या ग्राउंड होना चाहिए कि इसने वायलेशन किया है किसी लॉ का, सिर्फ वो ही एक बेस बन सकता है इसको अरेस्ट करने का पर्सन को। फिर किसी भी पर्सन को आप एक ही ऑफेंस के लिए बार बार पनिश नहीं कर सकते हैं और ना ही उस पर्सन को हम कंपेल कर सकते हैं कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए और कोई भी अपना स्टेटमेंट दे दे। हाँ, कुछ लिमिटेशंस फिर से इम्पोज होती हैं इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉज। सिविल में या टैक्स लॉज में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉज में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया गया है। Another important article which we are talking about is right to life and personal liberty, Article 21। ये राइट सबको मिलता है, चाहे वो सिटीज़न ऑफ द कंट्री है या नहीं है। अगर फॉरेनर्स आपके कंट्री में आ रहे हैं तो वो भी इस राइट को एंजॉय और अवेल कर रहे हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। और स्टेट किसी को भी नहीं रोक सकती है इस राइट को एंजॉय करने के लिए। इसके अंडर सर्टेन राइट्स आ जाते हैं, जैसे राइट टू लाइवलीहुड आ गया, राइट टू प्राइवेसी आ गया, शेल्टर आ गया, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ आ गया। फिर एजुकेशन इज़ ऑल्सो एडेड इनटू इट। अंडर 14 तक की एज के लिए आपको अप टू एजुकेशन मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी। लीगल एड यानी किसी को अगर कोई कानूनी हेल्प चाहिए वो भी मिलेगी। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो भी मिलेगा। फेयर ट्रायल के लिए आप इसके अंडर एलिजिबल हो। देन ऑल्सो इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी इसके अंदर। रेपुटेशन, राइट ऑफ रेपुटेशन भी इसके अंदर आता है। राइट टू स्लीप भी इसके अंदर आता है। फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन इज ऑल्सो अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर राइट टू द मैरी द पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस भी इसी के अंदर आता है, या राइट टू लिव एंड डाई विद डिग्निटी ऑल्सो कम्स अंडर इट। और रिसेंटली राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज ऑल्सो एडेड अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है।
फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी जो बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हैं 8th तक के बच्चे हैं उनकी इसमें बात की गई है। 86th अमेंडमेंट जो थी 2002 में आई, उसका मेन एम ये था कि एजुकेशन फॉर ऑल, तो उसके अंडर राइट टू एजुकेशन में इसको इंक्लूड किया गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है दी जाए अंडर टू द चिल्ड्रन हु आर अंडर द एज ऑफ 14। अंडर दिस एक्ट इन्फॉर्म करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अरेस्ट कि पर्सन को अरेस्ट करने का क्या ग्राउंड है। देन उस पर्सन के पास राइट है कि वो लीगल एडवाइज़र ले सके, डिफेंस को वो हायर कर सके। अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और सेम वे अगर उनका रिलीज़ ऑर्डर होता है तो वो भी विद इन 24 आवर्स उस पर्सन को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। वैसे तो ये राइट एलियंस को, यानी जो फॉरेनर्स भी इंडिया में आते हैं, जो नॉन सिटीजन्स हैं, उनको भी मिल रहा है और सिटीजन्स को भी मिल रहा है। और किसी भी पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपके पास कोई सफिशेंट कॉज नहीं है उसको अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता। और ग्राउंड्स क्या है उस पर्सन को अरेस्ट करने के, वो भी कम्युनिकेट किए जाएंगे। ऐसे 44th अमेंडमेंट में 1978 में इस पीरियड को 3 मंथ के पीरियड को रिड्यूस करके 2 मंथ्स कर दिया था, लेकिन अभी भी इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया गया है, तो ये पीरियड स्टिल 3 मंथ्स जो है वो कंटिन्यू चल रहा है फॉर द अरेस्ट। नेक्स्ट इज the third right we are going to begin with, right against exploitation, article 23 and 24। सबसे पहले आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 क्या कहता है? दैट इज फोर्स्ड लेबर, यानी बैगिंग नहीं करवा सकते, ट्रैफिकिंग यानी कि फ्लैश ट्रेड, यानी बेच नहीं सकते आप ह्यूमन बीइंग को, ये एक ऑफेंस है। सेलिंग और बाइंग ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इनको जैसे बेचा जाता है वो एक ऑफेंस है। इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, किसी को स्लेवरी नहीं करवाई जा सकती, वो सब इसके अंडर जो है बैंड हैं। और किसी को भी आप बैगिंग करने के लिए भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, ये भी एक फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर ही माना जाएगा अगर आप किसी को उसकी इच्छा के अगेंस्ट जो है काम करने के लिए बोलते हैं तो। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, यानी 14 ईयर से कम एज के बच्चों को माइंस में या ऐसी फैक्ट्रीज़ में जहां उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 1986 के अंडर इस चीज़ को काउंट किया गया कि ये बिल्कुल बैन है। इसके अलावा भी बहुत सारे चिल्ड्रन के एक्ट्स आए थे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट आया 1938 या फैक्ट्री एक्ट आया 1948, देन माइंस का एक एक्ट आया 1952, प्लांटेशन लेबर्स के ऊपर एक्ट आया, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का एक्ट आया, बीड़ी सिगार वर्कर्स का एक्ट आया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट टाइम टू टाइम पास किए गए जहाँ पे बच्चे का काम करना उन फैक्ट्रीज़ में हज़ार्डियस है हेल्थ सिचुएशंस और कंडीशंस को देखते हुए, तो इसको भी एक ऑफेंस माना गया कि आप वहाँ पे किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, बच्चे को अंडर द एज ऑफ 14। एंड इवन 2006 में भी एक एक्ट आया था जिसमें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि आप बच्चों को एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट भी काम नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट राइट है, दैट इज़ आवर 4th राइट, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 to 28। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहता है कि मैं कोई भी अंडर आर्टिकल 25 कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हूँ, प्रोफेस कर सकती हूँ, प्रोपोगेट कर सकती हूँ, जो भी मेरी मर्ज़ी का कोई रिलीजन है। इसमें मेरा भगवान के साथ सीधा रिलेशन है। देन मेरी अपनी मर्ज़ी है, मेरी इनर फ्रीडम है, मैं किस भी भगवान को मानना चाहूँ, जैसे भी मैं उनकी पूजा करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। और मेरे को ओपनली डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोफेस करना मीन्स कि मैं किस भगवान को मानती हूँ और मैं जिस वे में मानना चाहती हूँ, आई एम टोटली फ्री
टू डू सो। देन परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस जब भी मेरा दिल करे, जैसे भी वर्शिप करना है, सेरेमनीज करनी है, कोई भी रिलीजियस, वो मैं कर सकती हूँ अंडर दिस। यही वो आर्टिकल है, आर्टिकल 25, जिसके अंडर वेयरिंग और कैरिंग किरपान भी आता है। हिंदूज या सिख्स या जैन्स या बुद्धिस्ट, वो कोई भी अपना रिलीजियस सिंबल वेयर करना चाहते हैं तो आर्टिकल 25 के अंडर ही आता है। आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 कहता है कि मेरे को पूरी फ्रीडम है, ये राइट है एस्टैब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, चाहे मैं उसको रिलीजियस पर्पस के लिए करूं, चाहे मैं उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए करूं, या मैं अपने रिलीजन का, मेरे को पूरा राइट है, मैं उसके अफेयर्स को भी मैनेज कर सकते हैं हम। देन ऑल्सो हम उसके लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए लैंड भी एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल है या वो इमूवेबल है। दोनों केसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 27, नो टैक्सेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन अंडर आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 ये कहता है कि मुझे किसी तरह से भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि मैं फॉर द प्रमोशन या मेंटेनेंस ऑफ माय रिलीजन मैं टैक्स पे करूं। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके आपको किसी तरह से भी स्टेट कंपेल नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम जो स्टेट है वो पब्लिक मनी को भी जो है इसकी प्रमोशन के लिए या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। और इसीलिए जो जितना भी आपका प्रमोशंस हैं ये बिल्कुल फ्री है, कोई इस पे टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी इस पे फ़ी स्टेट इम्पोज नहीं कर सकती है। दैट इज़ वाई हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते तो हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, पिलग्रिमेज टैक्स नहीं देना पड़ता, विच कम्स अंडर आर्टिकल 27। पर आर्टिकल 27 पे फ़ी लग सकती है, टैक्स नहीं लग सकता। वो डिपेंड करता है, शायद कोई बोर्ड मेंबर्स हों, उनके ट्रस्ट हो जिसने कोई उसके ऊपर फ़ी लगाई हो, पर टैक्स नहीं लग सकता। नेक्स्ट इज़ नो रिलीजियस एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 इस चीज़ को बोलता है कि कोई भी पर्सन जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है या तो स्टेट के द्वारा या स्टेट उसे कोई फंड देती है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह की कोई रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस हैं या वर्शिप हैं नहीं दी जा सकती बिना किसी की मर्जी के, और कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है इसको अंडर आर्टिकल 28। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डू 5th राइट, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ के लिए है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 29। उनके पास पूरा हक है अंडर दिस कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट, अपना कल्चर, इसको कंजर्व करके रख सकते हैं। किसी को वो डिनाई कर सकते हैं अपने द्वारा बनाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, और जैसे या स्टेट ने उनके लिए बनाए हैं और जैसे वो उनको चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। पर किसी तरह से भी फंड्स देने में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो दैट इज़ अंडर आर्टिकल 29(2), स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज दे पीपल बिलोंग टू। इसमें जैसे हम आर्टिकल 29 की बात कर रहे हैं तो वो बात करता है राइट्स के बारे में, प्रोटेक्ट करने के बारे में ऑफ द माइनॉरिटीज़। लेकिन जब हम आर्टिकल 29(2) की बात करते हैं तो वो उनको कुछ गारंटीज़ दे रहा है, सर्टेन गारंटीज़ दे रहा है उनको, इर्रिस्पेक्टिव वो कौन से उस एरियाज़ की हैं या माइनॉरिटी हैं, ताकि उस ग्रुप की, चाहे वो लिंग्विस्टिक ग्रुप है और चाहे वो रिलीजियस ग्रुप है, उनके जो जितने भी इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। देन हम बात करते हैं अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 31।
यहाँ पे वेदर वो रिलीजन के बेसिस पे है, लैंग्वेज के बेसिस पे है, इनके पास राइट है, पूरा चॉइस है माइनॉरिटीज़ के पास कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सके या चला सके। इवन स्टेट जो है कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन भी इनको प्रोवाइड करता है अंडर दिस। और आर्टिकल 1330 जो है ये माइनॉरिटी को इम्पार्ट करने के लिए एजुकेशन, चिल्ड्रन को वो अपनी लैंग्वेज में खुद उनको दें, जो भी लैंग्वेज है उनकी उसमें इंफॉर्मेशन दें, इसका भी राइट देता है। इवन ये जो राइट है माइनॉरिटीज़ का, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं, चला सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। अंडर दैट उनकी मर्ज़ी है वो अपने फाउंडर मेंबर्स ले आएँ, फिर उनकी मर्ज़ी है वो अपने अफेयर्स को जैसे मर्ज़ी अंडर आर्टिकल 31 वो कर सकते हैं। देन ऑल्सो दे कैन अपॉइंट द टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, और जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उन सबको वो एंट्री दे सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा यूज़ किया जाएगा बाय द माइनॉरिटीज़ ताकि वो बेनिफिट ले सके। बेसिकली इसमें है नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल गिविंग ग्रांट्स, ग्रांट्स देते हुए भी कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता, ताकि इंश्योर किया जाए कि माइनॉरिटीज़ को भी इक्वालिटी मिल रही है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट राइट जो हमारे पास है दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिट्स हैं जो हमें दी गई हैं, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, जिसमें एक इंसान जिसको उसके राइट्स एंजॉय नहीं करने दिए जा रहे हैं उस केस में वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है और कोर्ट भी आगे फर्दर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा टू इन्फोर्स दैट फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटी किए गए हैं टू द पीपल अंडर द आर्टिकल्स। फिर पार्लियामेंट भी कोई स्टेप उठा सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, कोर्ट्स को भी दे सकता है कि आप इसको ऑर्डर को ध्यान दीजिए और रिट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो सस्पेंड तो वैसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे कि इमरजेंसी आ जाए तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड आर्टिकल 32। अदरवाइज आप लोग कभी भी विदाउट एनी इमरजेंसी सिचुएशंस में easily everyone can avail and they have the complete right to go and file for the writ. सबसे पहली रिट है रिट ऑफ हैबस कॉर्पस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लेट अस हैव द बॉडी। इसके अंदर बात की जाती है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसी भी ऑफिशियल को जिसने किसी को भी पकड़ा हो, अरेस्ट किया हो, कि उनके सामने प्रोड्यूस किया जाए कि उसको क्यों डिटेन किया गया है। अगर तो उसके कॉजेस को फेयरली एक्सप्लेन किया जाएगा देन तो इट इज़ ओके। अदरवाइज अगर अनलॉफुल माना जाता है इसको तो उसको पर्सन जो डिटेन्ड पर्सन है उसको फ्री करने के लिए कोर्ट जो है ऑर्डर दे देगा और बता देगा कि ये इलीगल अरेस्ट है। नेक्स्ट इज रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, तो इसमें हायर कोर्ट या लोअर कोर्ट को कमांड कर सकता है कि आप अपना काम कीजिए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। सो वी कमांड जो है वो दैट इज मैंडेमस इज अ लैटिन वर्ड, तो जो वो परफॉर्म करे ड्यूटीज जो उसकी जूरिस्डिक्शन में, उसकी हदों में या उसकी लिमिट्स में आती है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन एक इंग्लिश वर्ड है जो फॉरबिड करता है या प्रोहिबिट करता है या डिबार करता है किसी को भी, चाहे वो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट को कहेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते जो आपकी जूरिस्डिक्शन या लिमिट्स में नहीं आता है, या किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये बात बोली जा सकती है कि अपनी हदों में रह के या जूरिस्डिक्शन में रह के ही काम किया जाए। देन द नेक्स्ट रिट इज रिट ऑफ क्यू वेरेंटो। क्यू वेरेंटो इज अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकते हैं किसी भी पर्सन को जो कि कहीं पब्लिक ऑफिस में काम करते हैं कि आपने जो पावर यूज़ की है
क्या आप उसके एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड हो। लास्ट है रिट ऑफ सुटोरारी, जो कि एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है टू बी फुली इन्फॉर्म्ड। हायर कोर्ट अपने से इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है कि अब इस केस का सारा जितना भी डाटा है मुझे शिफ्ट कर दिया जाए, सुपीरियर कोर्ट या अथॉरिटी को दे दिया जाए एंड फर्दर उस पर वो ही डिसीजंस लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट जो है दैट इज़ आर्म्ड फोर्सेस। वैसे तो हम कॉमनली बस आर्टिकल 32 तक करते हैं, बट फॉर योर नॉलेज आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 33 के अंडर आते हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस, इन सब के ऊपर है ये अप्लाई होता है। इसमें दैट इज़ टू इंश्योर कि वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली करें। उसके बाद मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 34 उसके बारे में बात करता है, जिसमें वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है ऑन फंडामेंटल राइट्स विच वाइल मार्शल लॉ इज़ देयर राइट। आपका वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करता है। मार्शल लॉ एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसको हमने इंग्लिश से लिया है, दैट इज़ मीन्स लिटरली मीन्स मिलिट्री रूल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल 35 भी बात करता है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो है पावर दी गई है लॉ मेकिंग की, कम्प्लीटली क्लियरली जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो पावर है दैट इज़ विद द पार्लियामेंट। स्टेट के पास इस पर कोई भी लॉ या रूल बनाने की कोई पावर वेस्ट नहीं करती है। फंडामेंटल राइट्स क्यों प्रोवाइड किए गए? बेसिकली आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उसमें हर एक कंट्री और स्टेट, कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे हम स्टेट कंसीडर कर रहे हैं, जो स्टेट है वो कुछ राइट्स अपने लोगों को देते हैं, अपने सिटीजन्स को देते हैं, ताकि वो मेंटेन कर सके कुछ नेसेसरी कंडीशंस उनकी डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिल सकें एक इंडिविजुअल को, और वो कंट्री की प्रोग्रेस में फर्दर वो एक डेवलप्ड पर्सन जो है वो अपना इनपुट दे सके। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया अंडर चैप्टर 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके सामने आती रहें।